हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन यूके पीएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सेशन में आपको जीके जीएस के साथ साथ उत्तराखंड के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तारिक ए बदायूनी से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, जहांगीरनामा से मिलती है और शाहजहांनामा से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी बाबरनामा से उत्तराखंड के इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिलती है। बाबरनामा की बात करें तो ये बाबर की आत्मकथा हो जाती है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, कालो मेहरा का संबंध डैश से है। तो आपको बताना है कालो मेहरा का संबंध इनमें से किस आंदोलन के साथ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 का विद्रोह से संबंधित थे कालो मेहरा। कालो मेहरा, जिनको उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। और 1857 की क्रांति के समय आप सभी लोगों को पता होगा, इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की यहाँ पर गठन किया था। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का प्रथम शासक कौन था? तो ये भी यूके पीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो टिहरी रियासत का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का शासक कौन था? तो भारत में जब टिहरी राज्य को मिलाया गया था तो उस समय टिहरी का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानवेंद्र शाह उस समय टिहरी रियासत के शासक होते हैं। 1949 में टिहरी को भारतीय संघ में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, 1929 में, यहाँ पर में होगा, में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद किस स्थान पर पूरा किया था? तो इसका भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद किया था या अनासक्ति योग पर अपना टीका लिखा था। और अगर बात करें कौसानी की, तो कौसानी कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में पड़ता है। और महात्मा गांधी ने बागेश्वर को कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो प्रसिद्ध कृति है एकेश्वरवादियों का को उपहार, ये किसकी है? राजा राम मोहन रॉय की है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा में लिखी गई है। और कब लिखी गई है? तो 1804 के आसपास इस पुस्तक को राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। और इन्हें अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें राजा की उपाधि थी अकबर द्वितीय ने। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो मुगल बादशाह अकबर था, अकबर द्वितीय था, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय के प्रमुख संगठन की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1828 में की थी। और इन्होंने एक और सभा की स्थापना की थी जिसे आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता है। कब की थी? तो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये दोनों भी आपको याद में रखना है। और जो सती प्रथा थी और बाल विवाह को खत्म इन्हीं के प्रयासों के द्वारा किया गया था। और इन्हें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो भारत पथिक रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को ये उपाधि दी थी, भारत पथिक की। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दी थी राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता की उपाधि दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, गंगाराम और खीमादेव दोनों भाई किस आंदोलन में के दौरान शहीद हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गंगादेव और खीमादेव जो खुमार है उस पर, ये खुमार नामक स्थान में ये शहीद हुए थे। कब हुए थे? अगस्त 1942 को। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय
वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? और ये प्रश्न तो पूछा भी जा चुका है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। अगर लॉर्ड मेयो की बात करें ये भारत का चौथा वायसराय हो जाता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1869 से 1872 तक इसका शासनकाल होता है और इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार जनगणना की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में होती है? तो वो होती है लॉर्ड मेयो के काल में। और कब होती है इसको हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन कैबिनेट का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो सर क्लेमेंट एटली जो था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। और अगर बात करें कैबिनेट मिशन के सदस्यों की, तो उसमें था पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ट क्रिप्स। ये 3 सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे, लेकिन सर जॉन साइमन जो था वो कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां की जुंटा का सदस्य नहीं था? देखिए, जो ये नूरजहां का जुंटा था, ये जुंटा बेसिकली था क्या? तो नूरजहां ने अपने परिवार के सदस्यों का एक समूह बनाया था जिसे जुंटा के नाम से जाना जाता था। तो उसमें से आपको बताना है इनमें से कौन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो महाबत खान था वो नूरजहां के जुंटे में शामिल नहीं था। और अगर बात करें इसमें कौन कौन शामिल था, तो इमादुद्दौला शामिल था, आसफ खान शामिल था और खुर्रम खान। और इसके साथ साथ में इसका जो पिता था, जो मिर्जा गयास बेग था, वो भी इस जूटा में शामिल था। तो नूरजहां के जूटे से संबंधित यहाँ पर हमने प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खुजैन उल फुतूह पुस्तक लिखी थी? तो यह जो पुस्तक थी खुजैन उल फुतूह, ये लिखी गई थी तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी खुजैन उल फुतूह। देखिए, अमीर खुसरो किसके समकालीन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। और इसमें अगर बात करें इस पुस्तक में, तो इसमें किसका उल्लेख किया है? तो इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दक्षिण में जो विजय प्राप्त की गई थी उसका उल्लेख हमें इस पुस्तक से देखने को मिलता है। तो लिखी किसके द्वारा गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। और भारत का तोता बोला था इससे अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए हिंद बोला था। नेक्स्ट है, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य परंपरा सबसे पहले विजयनगर के समय विकसित हुई थी? तो इनमें से कौन सी वो भारतीय नृत्य शैली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यक्षगान जो है 17वीं शताब्दी में माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कब शुरू हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का विरोधी नहीं था? तो इनमें से कौन विरोधी नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक अल्तुनिया, जो कि रजिया सुल्तान का पति था। वो इल्तुतमिश का विरोधी नहीं था। बाकी ये सभी इल्तुतमिश के उस समय समकालीन थे और उसके विरोधी थे। नेक्स्ट है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए ही इसका नाम क्या पड़ गया? 1000 दिनारी। अगर बात करें मलिक काफूर की, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो एकमात्र शासक था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी, उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो वो होता है मलिक काफूर का। यही इसका सेनापति होता है और दक्षिण भारत विजय अभियानों में इस मलिक काफूर का मुख्य रोल होता है। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद तृतीय ने जो प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय, इसे हराया था। अगर इस गोविंद तृतीय की बात करें तो इसका शासनकाल 793 थे 1814 तक होता है। ये अब भी आपको याद रखना है। और ये किसका पुत्र था? तो ये ध्रुव का पुत्र था और राष्ट्रकूट राजा था जिसने नागभट्ट तृतीय जो कि प्रतिहार राजा था उसे हराया था।
नेक्स्ट है मौर्य काल में प्राणायाम क्या था। तो मौर्य काल में जो ये प्राणायाम था ये था एक आपातकालीन कर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब लिया जाता था तो आपातकालीन अवधि के दौरान राजा के द्वारा लगाया गया ये कर था। और ये प्राणायाम जो कर था ये कितना होता था तो उपज का कहीं पर देखने को मिलता है कि ये उपज का 1/3 था, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये 1/4 था। तो ये दोनों भी आपको इस प्राणायाम कर को लेकर याद में रखना है। और इस प्राणायाम कर का जो उल्लेख है वो किससे मिलता है तो चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें इस कर का उल्लेख भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक है उसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात कितना था। तो ये प्रश्न भी यूकेपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। और शक क्षत्र काल में जो सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1:35 जो था सोने चांदी को सिक्कों का अनुपात था शक क्षत्रप काल में। नेक्स्ट है धार्मिक ग्रंथ जो कृषि कार्यों के 8 विभिन्न चरणों के बारे में बताता है वो कौन सा है। तो जो कृषि के 8 विभिन्न चरणों के बारे में बताता है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु बेसिकली क्या है ये एक संवाद के रूप में है जिसके लेखक नागसेन हैं। और किस किस के बीच में इसमें संवाद देखने को मिलता है तो मिलिंद पन्नु यानी कि जो मिलिंद है जो जो इंडो ग्रीक शासक होता है मिनिंडार जिसे मिलिंद भी कहा गया है उसका और जो नागसेन है इन दोनों का संवाद यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा गया है। बेसिकली ये प्रश्न उत्तर के रूप में ये पुस्तक है। तो किस पुस्तक में कृषि कार्यों के 8 विभिन्न चरणों के बारे में बताता है तो वो है मिलिंद पन्नु। नेक्स्ट है लीलावती और भास्कर द्वितीय के लेखक थे। तो आपको बताना है जो लीलावती और भास्कर द्वितीय था उन उसके लेखक इनमें से क्या था। तो देखिए वो एक गणितज्ञ थे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मतलब ये लीलावती और भास्कर द्वितीय लिखी किसके द्वारा गई है। तो ये लिखी गई है भास्कराचार्य के द्वारा। ये आप लोगों को याद में रखना है। और ये क्या थे ये एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। और बात करें इस भास्कर द्वितीय पुस्तक में तो इसमें हमको पाई का मान जो देखने को मिलता है वो 22/7 जो मान लिया गया है वो भी इसी पुस्तक से हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना आया तो डिसलाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।